Now we are going to see about electric current. What is electric current? Why we study here? What is the importance of electric current? First, the word comes in our mind is what is current. Current का क्या मतलब होता है? करंट का सिंपल मीनिंग होता है फ्लो। करंट का अगर कोई भी मीनिंग जानना चाहता है तो उसका सिंपल मीनिंग होता है फ्लो। अगर मैं कह दूं वाटर करंट, वाटर करंट, इसका मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। एग्जैक्टली वही सेम चीज इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हम यहाँ पर यही देख रहे हैं। इट इज नथिंग मोर देन द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन these electrons move through a wire they create an electric current। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी को हम और क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम करंट को और क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिजिक्स में कहीं भी रेट वर्ड आ गया, रेट का क्या मतलब होता है? डिवाइड बाय टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ? करंट क्या है? चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर। और इसका क्या होता है? कुलम। इसका तो सेकंड होता ही ऐसा यूनिट। 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज। 1 सेकेंड में जितना पास होता है उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सर्किट में इसमें हम क्या बोलते हैं? इट इज अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ से फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका पर्पस क्या। द पर्पस ऑफ एनी सर्किट इज टू डिलीवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ सप्लाई टू अ डिवाइस। ये जो बैटरी है हमारा क्या? सप्लाई है। और ये जो बल्ब है हमारा, ये हमारा क्या? डिवाइस। तो इसका यही है कि यहाँ से एनर्जी सप्लाई करके बैट बल्ब तक ले जाना, जो भी हमारा डिवाइस है उस तक ये सप्लाई पहुंचाना, ताकि फिर एक्सेस हम कर पाए और यूज हो पाए। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें होता क्या है। पहला पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्पाइट इलेक्ट्रिक करंट का ना डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। वैसे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नेगेटिव एंड से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होगा, नेगेटिव एंड से निकलेगा। ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव एंड को जाएगा। पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे है, पर इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बोलते हैं। ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनली लिया गया। कन्वेंशनल करंट। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों? डिस्पाइट इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है वो तो कन्वेंशनल होता है। ये स्केलर की तरह ट्रीट होता है। क्यों? इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होता है। ये लॉ ऑफ स्केलर एडिशन फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? जैसे एक फोर्स F1 न्यूटन का इधर लग रहा है, एक फोर्स F2 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो हम जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, जो हम रूट ओवर करके निकालते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। पर इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। करंट कितना है वो डिपेंड करता है एक सिस्टम में कितना चार्ज है। चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 2 कुलम चार्ज इधर है और 1 कुलम चार्ज इधर है तो ऐसे रूट ओवर करके कुछ आएगा, नहीं। सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा? सिस्टम में टोटल चार्ज 3 कुलम भी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज। अभी हम करंट पढ़े, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वो था। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं वोल्टेज। वोल्टेज में हम देखते हैं क्या देखते हैं। वोल्टेज क्या कहता है? इट टेल्स हाउ मच एनर्जी पर चार्ज इज अवेलेबल टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक सर्किट में कितना एनर्जी अवेलेबल है एक चार्ज को सर्किट के अलोंग मूव कराने में। इस एक इलेक्ट्रॉन को सर्किट के अराउंड मूव कराने में कितना एनर्जी अवेलेबल है। वोल्टेज यही होता है। वोल्टेज का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या? वर्क डन। कितना वर्क डन है
एक चार्ज को मूव कराने के लिए अराउंड द सर्किट, V इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Voltage is the energy transferred per unit charge as it moves between any 2 points in a circuit. किसी दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में कितना वर्क डन रहता है एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। और ये V से डिनोट होता है, कैपिटल V से। SI यूनिट वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी मूवमेंट होता है, हम पढ़े हैं मैकेनिक्स में, मूवमेंट के साथ क्या आता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वहां पे फ्रिक्शन होता है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट मूव थ्रू द कंडक्टर विद सम डिग्री ऑफ फ्रिक्शन, देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है फ्रिक्शन, और अपोजिशन टू मोशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जो करंट के मोशन को अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जस्ट लाइक वोल्टेज, रेजिस्टेंस इज क्वांटिटी रिलेटिव बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। अगर शॉर्ट है तो कम रेजिस्टेंस होगा, लॉन्ग है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये आगे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे और डिपेंड करता है। अब देखते हैं, इसी से हमारा एक बहुत फेमस लॉ आया, ओम्स लॉ। बहुत ही फेमस लॉ, बहुत ही जगह यूज होता है, ओम्स लॉ। ये क्या कहता है, ये बताता है क्या रिलेशन है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अभी हम तीन चीज पढ़े, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों का रिलेशन बताता है। तो ये तीनों जिस रिलेशन से बाउंडेड है वो है V इक्वल टू आई आर। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस फिर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है ओम्स लॉ के ऊपर ही। यहाँ पे ये बैटरी का वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट, लैम्प का रेजिस्टेंस है 3 ओम। पूछ रहा है आई करंट क्या होगा। सिंपल है, सीधे ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा देते हैं। ओम्स लॉ के फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, अगर हम देखिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। V का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट, आई निकालना, आई रहने देते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/3, और ये क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। करेंट कैसा यूनिट एम्पियर होता है, या तो हम इसे 4 amp लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया, करेंट यहाँ पे 4 amp होगा, 4 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब दो तरह का हम देखते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या, जो ओबे करे ओम्स लॉ। सिंपल सी बात है, ओमिक मतलब क्या, जो ओबे करे ओम्स लॉ, ओबेस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और ये नॉन ओमिक क्या, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो मतलब क्या है, इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा आई के। ऐसा नहीं कि आई इंक्रीज कर रहा है तो V इंक्रीज करेगा, आर इंक्रीज कर रहा है तो V इंक्रीज करेगा, नहीं, ये नॉन ओमिक हो जाएगा। ओमिक होता तभी ऐसा होता, तो ये ओमिक रहता है तब स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन ओमिक होता है तो ग्राफ हमारा कर्व जैसा बनता है। नॉन ओमिक किसमें हमें देखा जाता है, डायोड में या फिलामेंट लैंप में, और ओमिक इसमें मेटल वायर या रजिस्टर में देखा जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सब इंपॉर्टेंट जो है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्लियर हो गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है। पहले ईएमएफ, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स। सोर्स बैटरी को बोला जाता है जिससे एनर्जी सप्लाइड हो रहा है, पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव इलेक्ट्रॉन्स। ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही हुआ, सेम चीज। अराउंड कंप्लीट सर्किट, एक सर्किट के अराउंड मूव कराने में जो उसको एनर्जी लग रहा है पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। इट इज द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड पर कूलम्ब ऑफ चार्ज बिफोर एनी एनर्जी इज लॉस्ट, बिना कोई एनर्जी लॉस्ट हुए, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लॉस बिना हुए जो एनर्जी हमें लगता है एक चार्ज को मूव कराने में, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा बैटरी है, सोर्स है मतलब, अब देखो ये सोर्स है, सॉरी, सोर्स है, ये तो रेजिस्टेंस है 3 वोल्ट का,
3 वोल्ट आपका यहाँ पे टर्म वोल्टेज है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ईएमएफ 3 वोल्ट यहाँ भी दिया हुआ है। अब होता क्या है, ये पूरा 3 वोल्ट जो है इसका वोल्टेज है, ये पूरा यूज होता है किससे, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए अराउंड द सर्किट, यहां से पूरा यहां तक एंड। पर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है वो देखो। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ में देखो यहाँ पे ये इंटरनल एक रेजिस्टेंस है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, जो इसका रेजिस्टेंस आर होगा और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा आई आर। तो ईएमएफ में 3 वोल्ट माइनस आई आर हो जाएगा, और ये जो बचेगा ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, फिर जो वोल्टेज बचता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसमें कह सकते हैं V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। यहाँ पे ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और E क्या है, EMF। आई आर तो पता ही है, इंटरनल आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, आई जो करंट पास हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब रहता है तो ईएमएफ ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्यों, ईएमएफ V प्लस आई आर हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को और आगे हम सॉल्व करें तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर। कुछ ऐड कर रहे हैं तो ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होगा। पर अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है सेल के अंदर तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर ही होता है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस आता है तभी डिफर करता है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, ईएमएफ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, फिर जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, it is the work done per unit charge to move electrons between 2 points in a circuit। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, क्या करें, इट इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मूविंग चार्ज इन द सोर्स। जो बैटरी है, सोर्स है, उसी के अंदर मूव कराने में कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट मूविंग चार्ज आउटसाइड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। तो जैसे ये क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर यहां मेंशन करूं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है, नोट्स, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो हम पढ़े ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होता है, तब ईएमएफ इक्वल टू V, दोनों सेम होता है। करंट का I सिंबल होता है, ये तो हम देख चुके हैं। वोल्टेज को E और V दोनों वो लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस का R, यूनिट इसका एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म में AMP, और ऐसे नहीं तो कैपिटल A V, और ये ओम्स का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ऑफ मेजरमेंट ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब आते हैं क्वेश्चंस। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम पढ़े हैं, ये तो क्लियर ही हो गया। हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट ले जाने में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर जो रिमेनिंग वोल्टेज बच जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू द सर्किट इन 10 सेकेंड। एनर्जी ट्रांसफर का बात कर रहा है। हम क्या जानते हैं, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन अपने आप में क्या होता है, एनर्जी होता है। तो V इक्वल टू E अपॉन क्यू। अब V क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी। अब देखते हैं V क्यू, अब Q को हम Q क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q क्या हो गया, आई टी। तो अब इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इस वैल्यू को इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, ये एनर्जी है,
ईएमएफ नहीं, ई से डिनोट कर रहा हूँ पर यहाँ पे एनर्जी मैं शो कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, वी आई टी। अब देखो वी का वैल्यू दिया है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, अ रजिस्टर एंड कनेक्टिंग वायर। द सेल हैज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का है। तो वी का वैल्यू क्या है, 6। प्रोवाइड्स अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर। और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकेंड, और सब ऐसा यूनिट में। तो हम इसे अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 15 6 जा होता है 90, यहाँ पे 15 6 जा 90, तो 90 का 9 और 10, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 जूल। एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, 90 जूल आंसर हो जाएगा। तो ये किस फॉर्मूला से हम निकाले, E इक्वल टू वी आई टी, और ये आंसर क्या आ रहा है, 90 जूल। सेकेंड, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द रजिस्टर इन द सेम टाइम। उस सेम टाइम में एनर्जी क्या ट्रांसफर हुआ होगा रजिस्टर में, तो देखते हैं। यहाँ पे रजिस्टर का क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज 5.4 वोल्ट। 5.4 वोल्ट है, तो ये 5.4, करंट तो सेम ही पास हो रहा है, तो करंट आपका सेम हो रहा है तो 1.5, और फिर टाइम सेम टाइम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक्सप्लेन वाई द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ईएमएफ क्यों ग्रेटर होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ, ये वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप, इस कारण से। अब मैं यही दिखा रहा हूँ, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ई बाई क्यू, वी इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाई आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये अभी मैं बताऊंगा अभी। पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर ऐसे हम पढ़े क्या है, पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। और हम क्या जानते हैं, एनर्जी क्या होता है, हम पढ़े ये V इक्वल टू वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन ही एनर्जी है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी। वी आई टी, तो पावर की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो वी आई टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल, वी आई बच जाता है। देखो यही वैल्यू आया वी आई। अब वी आई है, हम ओम्स लॉ से क्या पढ़े, V इक्वल टू आई आर। तो अगर ये चीज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे V की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, आई टाइम आई आर टाइम्स आई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये यहाँ पे आई स्क्वायर आर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड मैं कलर, अब देखते हैं। सोर्स अ बैटरी विथ रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, ठीक है, ये रजिस्टर है, ठीक है। द बैटरी causes 90 कूलम्ब ऑफ चार्ज टू फ्लो थ्रू द सर्किट इन 45 सेकेंड। तो ये Q का वैल्यू हो गया, और ये T का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये फिगर देख लो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द करंट इन द सर्किट, क्या करंट है। तो हम करंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी। और चार्ज क्या दिया हुआ 90, टाइम क्या दिया 45, तो ये क्या हो जाएगा 2 कूलम पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, मतलब करंट को एम्पियर में नापते हैं, और ये दोनों ऐसा ही यूनिट में, कूलम में और ये सेकेंड में, 2 एम्पियर। सेकेंड क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओम्स लॉ से हम पढ़े V इक्वल टू आई आर, V का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6, I का वैल्यू हमें पता चली गया 2 एम्पियर, R निकालना है तो R का वैल्यू क्या हो गया 3 ओम। आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड। अब पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या होगा, तो हम पढ़े V इक्वल टू क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन ही एनर्जी होता है, तो ये क्या हो जाएगा वी क्यू। और एनर्जी, फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू
वी क्यू, वी क्यू लिख लो या वी आई टी, दोनों सेम ही बात है। तो वी क्यू कर देंगे, वी हमें पता है 6 वोल्ट और क्यू हमें पता है 90, और 96 90 540, तो 540 जूल हो जाएगा, 540 जूल। क्लियर है। अब हम आते हैं रजिस्टर में। क्या होता है रजिस्टर? एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट रेजिस्ट और लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये बस फ्लो को रोकता है सर्किट में, करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। करंट के फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर किस किस चीज पे डिपेंड करता है हम वो देखते हैं। हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर दो चीज पे डिपेंड करता है, वो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे एल लेंथ था 12 की है, तो आर से रेजिस्टेंस 2R हो गया। क्लियर है। दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। देखो यहाँ एरिया ए था तो ये रेजिस्टेंस 2R था, एरिया डबल किया हो तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो इससे फॉर्मूला आता है कि आर इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। हमारे सिलेबस में ये 4 तरीके का पढ़ना है, बेसिकली 3 में डिवाइडेड है। मेन इसमें सिंबल याद रखना है। पहला क्या है, फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर का ये शेप होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स रजिस्टर मतलब ही क्या होता है, फिक्स मतलब वैल्यू फिक्स होगा। जैसे R1 इक्वल टू 2 ओम, तो ये फिक्स है, अब 2 ओम है तो 2 ही ओम रहेगा। R2 इक्वल टू 5 ओम, ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स रजिस्टर। वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड से ही हमें समझ में आता है, वेरिएबल मतलब क्या हुआ, जो चेंज करते रहेगा। तो चेंज में क्या आएगा, जैसे कभी 2 ओम हो जाए, कभी 4 ओम हो जाए, कोई फिक्स नहीं है। अब देखो वो हम अभी देखे थे ना कि लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ। अब ये देखो, ये एक रिंग है, अगर ये लेंथ इतना ज्यादा कवर करेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर ये लेंथ यहाँ पर रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर हम मानते हैं यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, तो R2 पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू R1 से, क्योंकि R2 में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। फिर दो बहुत फेमस पढ़ना है, स्पेशल रजिस्टर। एक होता है थर्मिस्टर, एक होता है LDR। थर्मिस्टर का ये सिंबल होता है, वेरिएबल रजिस्टर से मिलता जुलता होता है पर चेंज होता है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, और ऊपर एरो नहीं होता है। अब देखते हैं थर्मिस्टर में क्या होता है। थर्मिस्टर कुछ नहीं, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज करो रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा। यही है स्पेशल रजिस्टर। LDR इसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और फोटो रजिस्टर। और टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू क्यों इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन और ज्यादा इंक्रीज होगा। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको हम और क्या बोलते हैं, फोटो रजिस्टर। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, लाइट ज्यादा फॉल होगा किसी रजिस्टर पे, ये लाइट का फॉलिंग दिखा रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लाइट का फॉल कम होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम देखने जा रहे हैं सर्किट कनेक्शन। दो तरह का कनेक्शन हमें पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है। अब देखते हैं हम पहला सीरीज कनेक्शन। क्या होता है सीरीज कनेक्शन, देखते हैं सीरीज कनेक्शन। अ सीरीज कनेक्शन इज वन वेयर ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड end to end in a single path, so the same current flows through each component। इसमें क्या होता है ना, हर कंपोनेंट कनेक्टेड होता है इन टू इन, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है एक सिंगल पाथ में। जैसे यहाँ पे ये किसका सिंबल है, डिवाइस का, तो ये डिवाइस 1, ये डिवाइस 2 है। यहाँ सेम चीज क्या, ये बल्ब है, ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट। अगर यहाँ से ये आई ओरिजिनेट हुआ है तो इसके पास भी आई जा रहा है, इस बल्ब के पास भी आई, इस डिवाइस के पास भी आई, इधर भी आई, सबके पास सेम करंट जा रहा है। पर वोल्टेज डिफर करता है, यहाँ पे इसके लिए कुछ वोल्टेज V1 होगा और इसके लिए वोल्टेज V2 होगा।
यहाँ पे वोल्टेज डिफर करता है सीरीज कनेक्शन में। तो हम सीरीज में यही देखते हैं कि सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट्स, करंट तो सेम होता है पर वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। वो V1 प्लस V2 प्लस V3 जितना नंबर ऑफ डिवाइड हो, जितना नंबर ऑफ डिवाइस होगा। और सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, वो डायरेक्ट आप ऐड कर देते हो। आर टोटल का वैल्यू जितना डिवाइस होगा उन सबको आप डायरेक्ट ऐड, हर डिवाइस का रेजिस्टेंस एक एक करके ऐड कर देते हैं हम। अब वो डिवाइस जितना भी होगा डैश 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 आर एन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है, अ पैरेलल सर्किट इज वन वेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टू पॉइंट। किसी सेम दो पॉइंट्स में कनेक्टेड होते हैं। इसमें होता क्या है, मल्टीपल पास फॉर करंट टू फ्लो। इसमें जरूरी नहीं है सेम करंट पास हो, सेम भी हो सकता है, ऐसा ये भी नहीं है कि नहीं हो, सेम भी हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि सेम हो ही। इसमें वोल्टेज सेम होता है ईच डिवाइस के अलॉन्ग। अब जैसे इसमें करंट सेम होता था, ये सीरीज है और ये पैरेलल है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसमें आई करंट आया तो ये क्या होगा, अगर ये दोनों सेम रेजिस्टेंस का है, ये R1 है और ये R2, और R1 और R2 दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा I/2 करंट और नीचे भी चला जाएगा I/2 करंट। दोनों के पास I/2 जाएगा और फिर इधर आके दोनों I/2 I आ जाएगा। इधर से I निकला फिर I प्रॉपर हो जाएगा। पर दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है V, वो सेम होगा। वो V जो यहाँ पर होगा वही V यहाँ भी होगा। इस दोनों के लिए वोल्टेज V सेम होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। क्लियर है। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब की फीचर्स वो चीज ही मैं बता रहा हूँ। वोल्टेज सेम अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V। करेंट क्या होता है वो चेंज होता है, वो डिपेंड करेगा कैसा रेजिस्टेंस का है। अगर मान लो R2 R1 बड़ा होता तो ज़्यादा करंट आई इसमें जाता, इसमें ज़्यादा करंट पास होता, इसमें कम करंट पास होता। रेजिस्टेंस क्या फॉलो करता है, इनवर्स एडिशन। इनवर्स एडिशन में क्या होता है, वो ये होता है 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/RN। ये नंबर ऑफ डिवाइस पे डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ डिवाइस होगा। अब देखते हैं सीरीज और पैरेलल में क्या क्या डिफरेंस है। करंट सीरीज में सेम रहता है ऑल कंपोनेंट्स में, पैरेलल में वो स्प्लिट करता है। वोल्टेज इसमें अक्रॉस कंपोनेंट शेयर होता है, पैरेलल में क्या होता है सेम रहता है। रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होता है और रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज करता है ओवरऑल, क्योंकि 1/R टोटल करते हैं इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ब्राइटनेस डिमर होते जाता है। अगर मैं और भी जैसे सीरीज में यहाँ पे और बल्ब ऐड करते जाऊंगा तो ब्राइटनेस धीरे धीरे डिम होते जाएगा हर एक बल्ब का। पैरेलल में क्या होता है सबका सेम कांस्टेंट होगा। सीरीज में क्या होता है, अगर एक में प्रॉब्लम आया, अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम आया तो आगे सब में प्रॉब्लम आएगा। पैरेलल में ऐसा नहीं है, अगर इसमें प्रॉब्लम आया तो ये नहीं चलेगा, बस ये चलेगा। तो इंटायर सर्किट स्टॉप हो जाता है अगर एक कंपोनेंट फेल होता है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, अदर कंटिन्यू वर्किंग। ये कहाँ, फेरी लाइट जब हम दिवाली इन सब सेलिब्रेशन में लगाते हैं। और ये कहाँ होता है, अपने घर में। हमारे घर में ऐसा होता है ना, सबका स्विच है। एक अगर फैन खराब हुआ तो जरूरी नहीं कि हमारा लाइट भी नहीं चलेगा, लाइट चलता ही है फिर भी। क्लियर है।